हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं ना। चलिए हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं ना। साउंड में हम लोग देख लिए थे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। यस सर। ये सब देख चुके हैं ना हम यस लोग। सर। उसमें हम लोग साउंड में ये भी देख चुके हैं कि जो ग्राफ से हम लोग बताते हैं वेव को, उसमें क्रेस्ट किसको बोलते हैं, नीचे में वैली किसको बोलते हैं। एक और चीज जान लेना, ये हमेशा जब भी एग्जाम में आए तो ये मैं ग्राफ जरूर बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये बताएगा आपको कि इसको आता है एग्जामिनेशन में। इसको ट्रव भी बोलते हैं, ठीक है ना। TROUGH ट्रव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ये सब तो पता है आपको। पता है क्या एम्पलीट्यूड ये वाला होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताते हैं कितना फ्रीक्वेंटली। देखिए ग्राफ अगर टाइम का होगा, यहाँ पे नीचे में टाइम रहेगा, ठीक है ना, तो कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है ना, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। लेकिन वेवलेंथ जब रहेगा, वेवलेंथ बताने के लिए लेंथ है, ठीक है ना। तो नीचे में यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस का ग्राफ होगा। नीचे में एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो समझ में आता है। तो नीचे में क्या है, डिस्टेंस होगा, तब जाकर के ये वाला वेवलेंथ होगा, ठीक है ना। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसको यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या डिनोट कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर और डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ साउंड और प्रेशर ऑफ साउंड बताए थे ना कि ऊपर में जाता है तो कंप्रेशन होता है, नीचे में जाता है तो रेयरफैक्शन होता है। ऊपर में प्रेशर ज्यादा होता है, नीचे में प्रेशर कम होता है। ये बताए थे ना आप लोग को क्लास में कि ऊपर में कंप्रेशन होता है, नीचे में रेयरफैक्शन होता है, मतलब कंप्रेशन का उल्टा। कंप्रेशन तो समझते हो ना, ऐसे रेयरफैक्शन मतलब ऐसे। क्या की बात, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके थे। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे मीटर फ्रीक्वेंसी का यूनिट लैम्डा से किसको डिनोट करते हैं, लैम्डा से किसको डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट लिखवाए थे, क्या होता है, मीटर, ठीक है ना। एक और यूनिट लिखवाए थे, सर ए रखे पर डॉट इसको एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, समझ गया ना। वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, लेकिन एक यूनिट होता है वेवलेंथ का, छोटा यूनिट। हाँ छोटा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। दूसरा चीज कि फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट बताए थे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हर्ट्ज बताए थे, HZ। खाली सुनते हो भूल जाते हो, याद रखने का है। इसी सबसे क्वेश्चन बनेगा, बीच से क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है ना। एक नया फंक्शन हम लोग देखेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना। बाय डिफिनेशन हम पहले बता देते हैं, उसका समझा देते हैं, ठीक है ना। तो बाय डिफिनेशन होगा द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन to cross a fixed point is referred as time period of the wave. Two consecutive word जब लग जाता है, ठीक है ना। consecutive मतलब जोड़ने वाला, two consecutive मतलब जो साथ साथ में है। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरे आगे जो खड़ा होगा वो मेरा consecutive कहलाएगा, समझ गए ना। पैरेलल टाइप का नहीं, जो आपके बगल में है, ठीक है ना। जैसे लाइन लगा हुआ होता है ना, तो कंसेक्यूटिव करने का मतलब कि मेरे बाद ये है, उसका कंसेक्यूटिव वो है, ठीक है ना। मतलब बगल में वो, जस्ट बगल में। पीछे भी हो सकता है। देखो हम कंप्रेशन अगर बोलेंगे तो इसके बाद भी वेव जा रहा है आगे,
यस तो हम ये वाला कंप्रेशन नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। टू कंसेक्यूटिव बोल दिया तो मतलब दो जो आगे पीछे है, ठीक है ना, दो जो आगे पीछे है उसको जोड़ रहे हैं, उसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन कौन सा है, ग्राफ पे देख के बताइए, कंप्रेशन कौन सा है, ऊपर ऊपर वाला। यस आप लोग भी ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, ठीक है ना, को क्रॉस करने में आपको एक फिक्स पॉइंट को कह रहा है कि द टाइम टेकन, मतलब जो समय लगेगा टू क्रॉस द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, या तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, दोनों को क्रॉस करने में जो समय लगेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, ये टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे खत्म किए, ठीक है ना। ये टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन खत्म हो गया, ये कंप्रेशन ही है ना भाई। यस सर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से और यहाँ पे खत्म करेंगे, तो ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हुआ ना। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे, तो टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन हुआ ना। तो जो टाइम लग रहा है टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन को खत्म करने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। डेफिनेशन लिखाएंगे हम, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो बात ये है कि हम यहां से लेकर के मानेंगे यहां तक टाइम, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के अगर यहां तक टाइम मानेंगे तो एक ऑसिलेशन तो ये हो गया, यस सर। ठीक है ना, एक ऑसिलेशन तो ये हो गया। सिंपल चीज ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर से लेंगे टाइम, नीचे में टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, नीचे में टाइम है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर से हटा करके और टाइम कर दिए, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना। तो नीचे एक्स एक्सिस में टाइम है, तो अगर यहाँ पर से कोई चीज हम ले रहे हैं पॉइंट से दूसरे कंसेक्यूटिव कंप्रेशन में, तो यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे एकदम ओरिजिन पॉइंट से, तो ये ओरिजिन पॉइंट पर आकर के खत्म होगा। तो ये बात तो हमको पता है कि ये एक सिंगल ऑसिलेशन करते हैं। ये जो एक बार जो घुमा है ग्राफ, उसको हम लोग सिंगल ऑसिलेशन कहते हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द सिंगल ऑसिलेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव, ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग सीधा सीधी ये बोलेंगे कि वो टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रॉस करने में जो मेरा टाइम लगा, ठीक है ना, उसको ब्लॉक की से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड। क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग याद रखना है। तो तुम लोग को हम फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट करना बताएंगे, किस तरीके से, सिंपल एफ से कि न्यू से,
न्यू सेशन न्यू से यस सर न्यू तो न्यू बराबर क्या होगा यस सर इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये हम लोग को याद रखना है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना होगा। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आपको मिला, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये काम देगा। ठीक है ना। अब देखो टाइम पीरियड के बाद बारे में तुम लोग समझ गए। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड के बाद जो है हम लोग एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना स्लो पिच साउंड है, लो पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पिच के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि दो चीज है। ठीक है ना। साउंड का स्पीड मीडियम के अनुसार होता है। ठीक है ना। कभी भी साउंड का स्पीड उसके सोर्स के अनुसार नहीं होता है, समझ गया ना। मान लो सोर्स के अनुसार कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है। साउंड का स्पीड जो होता है वो उसके मीडियम के अनुसार होता है कि किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। ये एक तो फिक्स्ड चीज है। ठीक है ना। ये एक फिक्स चीज है। लाइट में ये चीज नहीं है। लाइट में बहुत इसके चीज अंतर होता है। रेड लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, स्पीड नहीं सॉरी मतलब दूर तक दिखाई देता है, समझ गया ना। यस वो अलग चीज है, छोड़ो। साउंड जो है, साउंड में क्या होता है, साउंड एक ही चीज है, इससे मिल के तो बना नहीं है। तो साउंड जो है वो इधर, साउंड जो है वो आपका जो है वो मीडियम के अनुसार ट्रेवल करता है। ये नहीं कि आप छोटा मोबाइल में बजा रहे हैं तो उसका साउंड, उससे जो साउंड निकल रहा है उसका स्पीड कुछ अलग होगा, या फिर बड़ा बॉक्स में बजा रहे हैं तो उसका स्पीड कुछ अलग होगा। नहीं, साउंड का स्पीड सेम ही होगा। ठीक है ना। बशर्ते उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, समझ गए ना। एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होने का कारण क्या है, मान लो बॉक्स में बजाएंगे तो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा, हाई एम्पलीट्यूड पे साउंड निकल रहा है। ठीक है ना। अगर मोबाइल में बजाएंगे तो कम दूरी तक आवाज निकलेगा। ठीक है ना, कम दूर तक आवाज, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड बदलेगा नहीं, समझ गए ना, बदलेगा नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि पिच क्या होता है। ठीक है ना। टाइम पीरियड पढ़ा है हम लोग, अब पढ़ेंगे पिच। ठीक है ना। तो पिच क्या होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर दो तरीके का साउंड निकल रहा है, ठीक है, मान लो कोई ड्रम बजा रहा है। ठीक है, कोई ड्रम बजा रहा है और कोई तुम्हारा कह सकते हैं फ्लूट बजा रहा है। फ्लूट समझते हो, बांसुरी बांसुरी। ठीक है ना। फ्लूट बजा रहा है कोई और कोई ड्रम बजा रहा है, तो तुम्हारे कान तक दोनों का स्पीड सेम रहेगा। ठीक है ना। लेकिन तुम लोग तो समझ जाओगे ना कि कौन सा ड्रम का साउंड है, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने का तरीका। ठीक है ना। सबका अलग अलग होता है, समझ गया ना। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा आवाज में डिफरेंस है कि नहीं है, तुम्हारा आवाज कुछ अलग तरीके से निकलता है, तो ये हमारा कान समझता है। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि स्पीड ऑफ साउंड अलग है, हम जो बोल रहे हैं वो अलग स्पीड से निकल रहा है, तुम जो बोलोगे अलग स्पीड से निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कान जो है उसको पकड़ता है कि ये किस चीज का साउंड आ रहा है मेरे कान में। ठीक है ना। किस आदमी का साउंड आ रहा है। ठीक है ना। ये पिच बताता है हमको। ठीक है ना। तो पिच कैसे बताता है, देखो
हम लोग के गला में एक छोटा सा झिल्ली टाइप का होता है, शायद तुम लोग देखे होगे, विक्स का प्रचार देखे हो? यस सर, यस। विक्स के प्रचार में दिखाता है ना कि गला में तो ये झिल्ली टाइप का होता है, वो सबके गला में होता है, ठीक है ना। अगर वो टूट जाएगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, उसके वाइब्रेशन से ही हमारे गले से आवाज नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे हाथ रख के देखना, वाइब्रेट करता है कुछ, वाइब्रेट करता है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो एक छोटा सा झिल्ली के वाइब्रेशन के वजह से ही हम लोग बोल पा रहे हैं। लड़का और लड़की की आवाज में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? कहा जाता है कि लड़की की आवाज में श्रिलनेस ज्यादा होता है, मतलब चंचनाहट ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गर्दन का शेप जो होता है ना वो अलग होता है, सब कुछ डिफाइन करता है ना। जैसे मेरा गर्दन का शेप अलग है, ठीक है, तुम लोग का गर्दन का शेप अलग है, ये है यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है ना। लड़की लोग का जो रहता है शेप थोड़ा अलग होता है, वो एकदम प्लेन सा होता है। ये बायोलॉजी का चीज है, तुम लोग को बता दे रहे हैं। और हम लोग का जो होता है आदमी का, वो थोड़ा सा हल्का मतलब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होता है, समझ गए ना। और लड़की लोग का आवाज का जो गला का शेप होता है वो एकदम स्मूथ होता है, समझ गए ना। इस वजह से उन लोग का आवाज डिफरेंट निकलता है और हम लोग का आवाज डिफरेंट निकलता है। चलो ये तो बात हो गई। अब हम आते हैं उस झिल्ली के ऊपर, वो जो है, तो हम तो पता है कि साउंड जब भी निकलेगा तो किसी न किसी चीज के वाइब्रेशन से निकलेगा, ठीक है, कोई चीज वाइब्रेट करेगा तो निकलेगा। तो जब हम बोल रहे हैं तो मेरा यहाँ पे जो कंठ में जो वो एक छोटा सा झिल्ली टाइप का है वो वाइब्रेट कर रहा है, तभी मेरे मुंह से आवाज निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये चीज हम समझ गए। अब लो पिच और हाई पिच साउंड जो होता है वो कैसे बोल सकते हैं? तो हाई पिच जो साउंड होगा, जो हाई पिच होगा, ठीक है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो ज्यादा होगा, समझ गए ना। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ उसका वाइब्रेशन होगा, समझ गए ना। तो वो हाई पिच साउंड होगा, समझ गए। मतलब टाइम पीरियड के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइम अगर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पे ही दिखाते हैं, नीचे में टाइम रहता है तभी दिखाते हैं। तो मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है तो वो हाई पिच साउंड होगा, अदरवाइज लो पिच साउंड होगा। समझ रहे बात को? समझ में आ रही है बात? इसलिए देखो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है आपको? यस सर। एक और ग्राफ बना देते हैं। इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा दिख रहा है? ऊपर वाला। नीचे टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाले का। तो ये हाई पिच साउंड होगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा? लो पिच साउंड होगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। सबका डिफिनेशन हम लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन हम सबका लिख पाएंगे। अब देखो पिच के अनुसार जो है ना हम लोग पकड़ पाते हैं, दिमाग मेरा पकड़ पाता है कि कौन सा साउंड किस चीज का है, ठीक है ना। कोई चीज ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो वो हाई पिच का साउंड हो गया, ठीक है ना। कोई चीज कम वाइब्रेट कर रहा है, ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा ना भाई, समझ रहे हो बात को? ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, तो वो समझ पाएगा कि हाँ इसका पिच जो है, मेरा दिमाग ये समझ पाएगा कि हाँ इसका पिच ज्यादा है, इसका मतलब कि फलना चीज का है, ठीक है ना। लो पिच रहेगा तो ये समझ पाएगा कि अच्छा लो पिच साउंड है, इसका मतलब कम वाइब्रेशन हो रहा होगा, इसका मतलब किसी दूसरे चीज का साउंड है, ठीक है ना। तो ये मेरा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। कौन इंटरप्रेट करता है? ब्रेन मेरा समझता है, समझ गया कि ब्रेन ही ना पता लगाता है कि ये जो बोल रहा है वो राहुल है या फिर ये जो बोल रहा है वो सनी है, ठीक है ना। ये पता लगाने के लिए पिच के अनुसार ही पता लगता है। किसी का लो पिच साउंड में धीरे धीरे बोलता है, ठीक है ना, कोई हाई पिच में बोलता है, तेज बोलता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार भी पिच जो है वो डिसाइड होता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार कहने का मतलब जैसे सोर्स के अनुसार साउंड तो चेंज नहीं होगा, स्पीड तो साउंड का चेंज नहीं होगा सोर्स के अनुसार,
पिच तो चेंज होगा, यस सर, एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा ना। यस कोई चीज ज्यादा, बूफर नाम सुने हो? यस सर, बूफर नाम सुने हो? बास सर, बास। बास नहीं, बूफर होता है ना, बूफर होता है, उसको देखना, वो जब बजेगा ना तो खुद में बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, खुद में बहुत वाइब्रेट करता है, समझ गया ना? वो क्यों होता है? क्योंकि वो साउंड को थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये करता है, हाई पिच कर देता है, समझ गए ना? जो गाना तुम बूफर में सुनोगे और जो ईयरफोन में सुनोगे बहुत अंतर होता है। जैसे बूफर में बड़ा बड़ा बॉक्स। नहीं 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 नहीं, वो बूफर नहीं होता है, बूफर छोटा सा होता है, समझ गए ना? बॉक्स अलग चीज है और बूफर अलग चीज होता है। स्पीकर नहीं नहीं, स्पीकर नहीं होता, बूफर एक अलग चीज का होता है, बीच में छेद टाइप का रहता है, समझ गए ना? देखे होगे तुम लोग, फोटो दिखाएगा तो समझ में आएगा। फोन क्रेडिट देता है सर, हाँ। रेट का छोटा। और एयर निकालता है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के कारण डिफरेंट पिच पे साउंड सुनाई देता है, ठीक है? Yes. डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, समझ गए ना? अब देखो, पिच समझ गए? पिच तो समझ में आ गया ना आपको? Yes, एम्पलीट्यूड आपको समझा चुके हैं। यस एम्पलीट्यूड ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ द साउंड कितना ज्यादा है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कितना ज्यादा है, वही एम्पलीट्यूड बताता है। सिंपल शब्दों में ये वाला कितना ऊंचा और नीचा जा रहा है, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हम आपको सिंपल भाषा में बता चुके हैं। अब ऊपर वाला कंप्रेशन है, अब ये ऊंचा हो जाएगा तो इसमें कंप्रेशन का भी तो संख्या ज्यादा हो गया ना भाई, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? नीचे में ये नीचे में ही बढ़ा ज्यादा, तो रेयरफैक्शन का भी तो संख्या ज्यादा हो गया ना, एरिया ज्यादा बढ़ा ना। तो यही वो टेक्निकल टर्म में बता रहा है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो संख्या नहीं मतलब एरिया जब बढ़ जाता है तो वो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? एम्पलीट्यूड इसको दर्शाते हैं मीन डिस्टरबेंस से, ठीक है ना? अब जो है ये क्या बताता है, पिच क्या बताता है वो तो समझ में आ गया। Yes. साउंड में हमको डिफरेंशिएट करने का हमको तरीका बताता है पिच। कौन सा साउंड किसका है वो हमको कौन डिफरेंशिएट करके बता सकता है? पिच बताता है, ठीक है ना? कि ये ड्रम का साउंड है कि ये किसी और चीज का साउंड है। एम्पलीट्यूड बताता है क्या? एम्पलीट्यूड बताता है, जो कि पहले बता चुके हैं, Yes, एम्पलीट्यूड sir. बताता है कि कौन साउंड लाउडर है और कौन सा साउंड सॉफ्टर है, ठीक है ना? Yes. लोअर, ठीक है ना? यस एग्जांपल में बताते हैं एम्पलीफायर, ठीक है ना? Yes, yes. एम्पलीफायर इज द मशीन व्हिच यूज्ड टू एम्पलीफाई आवर साउंड, ठीक है ना? Yes. माइक से हम बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड का उसमें मदद लगता है, ठीक है ना? तो वो साउंड को बढ़ा देता है, समझ गए ना? तो बढ़ा देता है तो दूर दूर तक सुनाई देता है, ठीक है Yes, ना? yes. एम्पलीट्यूड का मतलब भी आप लोग समझ गए। कोई दिक्कत है? ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन जो है ना आप लोग को थोड़ा तरीके से ग्राफ बता देंगे Yes, और सबका डिफिनेशन बता देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? No, डिफिनेशन sir. सबका लिखवा देंगे, यस लेकिन ये उससे जाने से पहले ये पूछ लेते हैं पहले कि समझ में आया सबको? यस सर, समझ में आया? Yes, sir. ऐसा ना हो कि कल आकर के हम पूछें और फिर से तुम लोग मुंह खोल के खड़ा हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको जितना अभी बताया वो तो समझ में आया ना? आ जाएगा क्लास एब्सेंट की जगह पे ही दिक्कत है। जितना समझा है वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपको तो आप लिख रहे थे तो कैसे समझ में आया? चलो ठीक है।